हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हमारे घटना चक्र के द पॉइंटर सेशन में स्वागत है। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं द पॉइंटर क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पॉइंट्स हैं, वहां पर इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे डियर आज के सेशन में। और याद रखिएगा, द पॉइंटर की एनालिसिस की जो बुक है, जो काफ़ी सारे लोगों ने डिमांड किया है कि सर इस सारी जो आपके एनालिसिस हैं, जो यहाँ पर डेली आपकी क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं, इनका आपकी पूरी पीडीएफ कहाँ पर मिल जाएगी डियर। तो इसके लिए पीडीएफ की नहीं बल्कि आपके लिए पूरी बुक यहाँ पर लॉन्च की गई है, जिसका नाम है करंट अफेयर द पॉइंटर संक्षिप्त मासिक संकलन। ठीक है, जो केवल 25 रुपये में आपको मार्केट में उपलब्ध है। तो जिन लोगों ने इसका जो है ऑफलाइन जो इसका एक प्रकार से बुक है, इसको नहीं खरीदा, एक बार जाके आप सभी लोग जरूर ले लीजिएगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए सबसे सर्वोत्तम किताब अगर कोई है तो वो है द पॉइंटर। आइए शुरू करते हैं डियर आज का हमारा सेशन। लेकिन जिन्होंने अभी तक एक बार सेशन को लाइक नहीं किया है डियर, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और याद रखिएगा, पहला आपका है सेबी ने प्रतिभूति। पहला जो आपका क्वेश्चन है डियर वो क्या है कि सेबी के द्वारा जो है आपका प्रतिभूति और आपका प्रतिभूति बाजार से नवाचार को बढ़ाने के लिए कौन से नाम से एक आइडिया थॉन का जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आइडिया थॉन लॉन्च किया गया है सिक्योरिटीज मार्केट में, किसके द्वारा? सेबी के द्वारा, मंथन के नाम से। किस नाम से डियर? तो मंथन के नाम से लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। और सेबी का फुल फॉर्म तो हमें पता ही है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या डियर? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1992 में, याद रखिएगा 1992 में। ठीक है, आज के कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं डियर जो आपको रिवीजन के माध्यम से यहाँ पर मिलने वाले हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे। पुराने जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अगला हमारा है किसानों के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। तो ये जो शुभारंभ किया गया उसका नाम क्या है डियर? उसका नाम है ग्रेन बैंक। और इस ग्रेन बैंक को विकसित किसने किया है? तो एर्गोस बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। लेखपाल ग्राम विकास, जितने भी आपके स्टूडेंट हैं सारे लोग ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, आज के टाइम पर अगर 25 क्वेश्चन है और कोई कहे कि 25 क्वेश्चन में इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी आपके सारे सेक्शन हैं, तो हम कहते हैं नहीं, केवल डियर आपका एक ही सेक्शन होता है, वो है करंट अफेयर। क्योंकि आपके इतिहास से भी क्वेश्चन वहीं से आएगा जो अभी हाल ही में चर्चा में है, आपके ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन वहीं से आएगा जिसकी चर्चा अभी हाल ही में हो रही है। यानी आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता पेपर में आज के समय में, एक ही सब्जेक्ट है, वो है करंट अफेयर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, छाप लीजिएगा, ग्रेन बैंक किसानों के डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में शुरुआत की गई है एर्गोस बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या, ये थोड़ा सा आपका यहाँ पर पेन चल चुकी है छोटी। ठीक है, चलिए अगला हमारा है एकमात्र निजी बैंक जिसे DNRLM के द्वारा स्वयं सहायता समूह लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंक के रूप में चुना गया है। तो किसको चुना गया डियर? उसका नाम क्या है? सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले बैंक के रूप में, तो उसका नाम है HDFC। क्या नाम है डियर? HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। उसी के द्वारा जो है ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है करने वाला बैंक उसको चुना गया है, याद रखिएगा। एकमात्र निजी बैंक है, याद रखिएगा। उसके अलावा DNRLM का जो पूर्ण रूप है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन इसका नाम है। और इसी के तहत जो है HDFC बैंक को नामित किया गया है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंक के रूप में। अगला हमारा है HDFC बैंक ने किन 6 राज्यों के साथ, कौन से 6 राज्य हैं जिनके साथ में HDFC बैंक ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता किया है? यानी एक प्रकार से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यानी आपका तो दीनदयाल उपाध्याय जो भी आपकी
एक प्रकार से आजीविका योजना है, इसके लिए कितने राज्यों के साथ समझौता किया है HDFC बैंक ने डियर? तो वो है टोटल 6 राज्यों के साथ। कितने? 6 राज्यों के साथ। और वो 6 राज्य हैं कौन कौन से? तो वो है आसाम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब। यानी इन टोटल 6 राज्यों में एक प्रकार से HDFC के द्वारा जो है इस योजना को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। ठीक है, अगला हमारा है हुरून की रिपोर्ट के अनुसार। हुरून के अनुसार जो है विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन सी बनी है? भारत की सबसे अमीर महिला कौन सी बनी है डियर? तो उनका नाम क्या है? नायका। क्या नाम है उनका? नायका की जो ये आपकी एक प्रकार से ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एक कंपनी है नायका, और इसी की जो हेड है उनका नाम है फाल्गुनी नायर उनका नाम है डियर, याद रखिएगा। इन्हीं को जो है भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला, सबसे अमीर महिला के रूप में नामित किया गया है, घोषित किया गया है, जो पूरे विश्व में 10वें स्थान पर हैं। कितने स्थान पर हैं डियर? तो 10वें स्थान पर हैं पूरे वैश्विक स्थिति में फाल्गुनी नायर 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ में। ठीक है, 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ में पूरे विश्व में इनका जो स्थान है वो कौन सा डियर? तो ये 10वें स्थान पर हैं, याद रखिएगा। और भारत की तरफ से 3 महिलाओं ने टॉप 100 में, शीर्ष 100 में स्थान बनाया है। शीर्ष 100 में 3 महिलाएं शामिल हैं डियर, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत की तरफ से सबसे टॉप पर हैं फाल्गुनी नायर। कौन सी कंपनी की हैं? तो नायका कंपनी, जो एक प्रकार से ब्यूटी प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं। ये आपका हुरून एक प्रकार से दुनिया में जितने भी आपके अमीर और गरीब हैं उनकी लिस्ट जारी करती है। हुरून के द्वारा ही अभी हाल ही में बिलियनर्स की लिस्ट जारी की गई थी। हुरून के द्वारा ही अभी हाल ही में दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें एलन मस्क जो है उनको सबसे शीर्ष स्थान दिया गया था, याद रखिएगा। और भारत की तरफ से मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर थे और गौतम अडानी 11वें स्थान पर थे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, एलन मस्क जो है एक प्रकार से स्पेस एक्स जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस एक्स जो प्रकार से स्पेस एजेंसी है उसके संस्थापक भी हैं एलन मस्क के, और टेस्ला कंपनी के संस्थापक भी हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। एलन मस्क से संबंधित दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा पॉइंट क्या है डियर? यहाँ पर कि 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर संपत्ति के साथ भारत की दूसरी सबसे अमीर महिला कौन सी हैं? तो पहला हमने देख लिया कौन है, तो पहला फाल्गुनी नायर हैं, लेकिन दूसरा कौन है? क्योंकि हमने आपको बताया 3 लोग हैं, तो उनमें से कम 1-2 तो याद होना चाहिए डियर। वो क्या है कि 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ में भारत की दूसरी जो महिला सबसे अमीर हैं उनका नाम है राधा वेम्बू। क्या नाम है डियर? राधा वेम्बू उनका नाम है। जोहो कंपनी की संस्थापक है। कौन सी? जोहो कंपनी के संस्थापक हैं राधा वेम्बू, जो भारत की दूसरी सबसे अमीर महिला बनी हैं। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राधा वेम्बू को वैश्विक सूची में जो आपकी सूचकांक है इसमें कौन सी रैंकिंग दी गई है? तो वैश्विक रैंकिंग इनकी 25वीं है और भारत में इनकी रैंकिंग दूसरी है फाल्गुनी नायर के बाद। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है सूची के अनुसार विश्व में कितनी स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं? पूरे विश्व की बात की जा रही है। पूरे विश्व में कितनी स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं? स्वनिर्मित का महिला का मतलब होता है डियर अपने दम पर कमाई करना, अपने दम पर जो है अरबपति बनना, उसी को कहते हैं स्वनिर्मित महिला अरबपति। और कितनी ऐसी महिलाएं हैं पूरे विश्व में? तो 124 हैं। कितनी? 124 महिलाएं हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, इस इंडेक्स से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 124 महिलाएं हैं। भारत की कितनी हैं? तो भारत की हैं 3 महिलाएं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है असम ने किस राज्य के साथ 6 स्थानों पर, कितने? 6 स्थानों पर 5 दशक पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अभी हाल ही में समझौता किया है। कितने स्थानों पर? तो ये स्थान याद रखिएगा 6 स्थान। इसके पहले हमने डिस्कस किया था, नॉर्मली डिस्कस हुआ था वन लाइनर सेशन में कि कौन सा स्थान था असम और नेपाल के, यहाँ पर मेघालय के बीच में। ठीक है, तो किसके साथ में ये समझौता हुआ है? तो पहला पॉइंट तो है कि असम और मेघालय के साथ समझौता किया गया डियर। किसके साथ? असम और मेघालय के साथ। लेकिन आखिर वो सारे डिटेल्स भी तो हमें जानना है कि आखिर वो समझौते किसके लिए किए गए हैं। तो याद रखिएगा ये जो 6 स्थान हैं जिनके साथ में असम और
मेघालय के बीच में जो समझौता किया गया है, आखिर ये समझौते किन किन जगह पर किए गए हैं, तो उनका नाम है, एक आपका स्थान है हमीम, गिजांग, ताराबारी, उसके अलावा बोकलापारा, खानपारा, जिलिंग काटा, राताचेरा। ये सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर ये आपके समझौते किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखिएगा। हो सकता है स्थलों के नाम के रूप में ये सारे नाम आपके एग्जाम में दिख सकते हैं, ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। और अगर आसाम की बात करें तो आसाम के चीफ मिनिस्टर सीएम कौन है? सेम यहाँ पर हेमंत विश्व शर्मा हैं डियर। कौन है? विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा, जो अभी हाल ही में अभी मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिएगा, हेमंत विश्व शर्मा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर पूछा जा रहा है आसाम किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तो जनरल नॉलेज की आपके लिए जरूरी है कि आसाम जो है कौन कौन से राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वही त्रिपुरा है जो बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये वही स्टेट है जिसको अभी हाल ही में चाइना ने डियर अपने एक राज्य के रूप में प्रदर्शित किया है। उसके अलावा नागालैंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है डियर आपके लिए। और आसाम जो है यहीं पर वो नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है डियर? उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है भारत के दृष्टिकोण से। उसका रीजन है क्योंकि विश्व का जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जिसका नाम क्या है डियर? उसका नाम है माजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में है, आसाम में है माजुली आपका। और यही आपके ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इसी के नाम से हमारे देश में एक मिसाइल है जिसको हम लोग जानते हैं ब्रह्मोस के नाम से। ब्रह्मोस जो है एक प्रकार के इंडिया और रशिया दोनों के संयुक्त उद्यम से निर्मित की गई मिसाइल है, जो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मॉस्कोवा नदी दोनों के संयुक्त नामों को मिक्स करके बनाया गया है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा और ये स्थलों का नाम आपके दिमाग में सेव हो जाना चाहिए। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आसाम का सीमा विवाद किन किन राज्यों से है? तो अभी तो हमने देखा कि आसाम कितने राज्यों को टच करता है। यहाँ पर यह भी पॉइंट ध्यान देने वाली बात है डियर, 1 2 3 4 यानी टोटल लगभग 7 आपके राज्य ऐसे हैं जिनको टच करता है आसाम डायरेक्ट रूप से। यहाँ पर कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हमारा उत्तर प्रदेश हो जाता है, क्योंकि उसमें एक आपका यूनियन टेरिटरी दिल्ली भी शामिल है, ठीक है। लेकिन अगर उसको हटा दें तो दोनों की लगभग संख्या क्या है? सेम है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। आसाम का जो सीमा विवाद है वो किन राज्यों से है? कौन कौन राज्यों से आसाम का सीमा विवाद है? जिस तरह से अभी मेघालय के साथ हमने डिस्कस किया, तो डियर याद रखिएगा, नागालैंड के साथ में मिजोरम, मेघालय और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, यानी इन 4 राज्यों के साथ में यहाँ पर आसाम का सीमा विवाद है, क्योंकि आसाम जो क्षेत्रफल है इसका काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है। आप देखेंगे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है डियर, भारतीय नौसेना के दूसरे P-8I विमान। सबसे पहले तो ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा, P-8I विमान स्क्वाड्रन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, जिसका नाम क्या है? भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया है P-8I विमान को। इसका नाम क्या है डियर? भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन INS 316। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए डियर। INS 316 जो है इसका नाम है, भारतीय नौसेना में अभी हाल ही में इसको शामिल किया गया है। P-8I विमान स्क्वाड्रन विमान है ये, जिसको नौसेना में शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, इस समारोह का आयोजन किया गया है कहाँ पर डियर? तो इस समारोह का जो आयोजन है वो INS हंसा गोवा में किया गया है। कहाँ पर? INS हंसा गोवा में इसका आयोजन किया गया है। और जो आपका INAS 316 है, इसको नाम क्या दिया गया है? जिसका नाम दिया गया है कॉन्डोर्स। क्या नाम दिया गया डियर? कॉन्डोर्स इसका नाम दिया गया है। ये सारे पॉइंट आपके साइंस और टेक से, डिफेंस सेक्टर से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद है अभी हाल ही में इस समय जितनी भी चीज़ें अभी हमने आपको बताया कि आपका इतिहास, भूगोल, पॉलिटी सब छोड़ दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से बनता है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। तो आपका साइंस एंड टेक से, इन्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनने लगे हैं आपके एग्जाम में, और ये आपके साइंस एंड टेक से क्वेश्चन जरूर आएगा, जिसका नाम है कॉन्डोर्स। और इस किसको नाम को परिवर्तित किया गया है? तो INAS 316 के नाम को दिया गया है, कॉन्डोर्स के नाम से। इसका आयोजन INS हंसा
गोवा में किया गया था। और अगला हमारा क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर सिस्टम कौन सा डियर? देश का सबसे बड़ा सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर सिस्टम का जो है सौर्य प्लांट कहां पर शुरू किया गया है? सौर्य प्लांट कहां पर शुरू किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं ये आपका 4 स्टार क्वेश्चन है। 99% संभावना है इस क्वेश्चन के आने की डियर, कि आपका देश का जो सबसे बड़ा सिंगल एक्सिस सोलर सिस्टम है, इसका उद्घाटन, इसका शुरुआत कहां किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है धौलेस गुजरात में। कहां पर डियर? धौलेस गुजरात में इसकी शुरुआत की गई थी। आपको तो ये भी याद होगा, जो ISA है, ISA का मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस है डियर। कौन सा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी शुरुआत भी तो हमारे भारत ने की थी 2017 में। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे इमैनुअल मैक्रो जो हैं, उन्हीं दोनों लोगों के उद्यम मिर्जापुर में, अभी हाल ही में पास में जो आपके इलाहाबाद के है, यहीं पर इसकी शुरुआत की गई थी ISA की। और 100 से ज़्यादा देश इसके मेंबर बन चुके हैं। यानी जो भारत पहले दुनिया में संगठनों में शामिल हुआ करता था, आज वो विश्व में संगठनों का निर्माता बन चुका है। ये है भारत की शक्ति, ये है भारत का पावर। ये भारत का पावर दिखाता है उस समय भी जब भारत ने 370 जम्मू कश्मीर से हटाया था और दुनिया का कोई देश उंगली नहीं उठा पाया। ये भारत की पावर थी डियर, कि भारत में कई सारे बदलाव किए गए और वो जरूरी भी थे हमारे देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए। और देश, पूरे दुनिया के जो बड़े शक्तिशाली देश हैं, वहाँ पर भी उन्होंने भारत का समर्थन किया है। ये भारत की शक्ति का प्रतीक है कि आज इस समय भी यूक्रेन और रशिया का युद्ध के बीच भी भारत कई सारे संगठनों में, जो आपका यूएनओ की कई सारी मीटिंग है उसमें शामिल नहीं हुआ, उसमें वोटिंग उसने नहीं किया, रशिया का विरोध नहीं किया, फिर भी दुनिया का कोई देश भारत का विरोध नहीं कर रहा है। ये भारत की शक्ति है। इसीलिए कहते हैं जिसके पास पावर है सब कुछ उसी के हाथ में होती है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी पावर अपने हाथ में चाहते हैं। और यही क्लास चलाने का उद्देश्य यही है डियर, कि आप सभी लोगों के हाथों में वो पावर हो, वो ड्रीम जो आप लोगों ने देख के रखा है, जो आपके माता पिता ने आपके लिए देख के रखा है, वो सारे ड्रीम पूरे होने चाहिए। याद रखिएगा, धौलेस गुजरात में सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर सिस्टम का सौर प्लांट शुरू किया गया है। इस प्लांट को किसके द्वारा विकसित किया गया है डियर? तो ये प्लांट विकसित किया गया है टाटा पावर रिन्यूएबल्स एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। और टाटा के बारे में तो जानते हैं, एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी किसके द्वारा खरीद ली गई है? तो फिर से टाटा के द्वारा खरीदी गई है। महाराजा उसका नाम है, याद रखिएगा। महाराजा मूवी की बात नहीं कर रहे हैं डियर। महाराजा जो है एयर इंडिया का जो एक प्रकार से टैगलाइन है महाराजा, और उसकी 100% हिस्सेदारी खरीद ली गई है टाटा के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, इस प्लांट की क्षमता क्या है? इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा जो है उत्पादित की जाएगी? तो कितना है डियर? तो 300 मेगावाट का उत्पादन किया जाएगा। और साथ में ही यह जो परियोजना है प्रतिवर्ष कितने मिलियन यूनिट अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करेगी? तो ये प्रतिवर्ष जो है 774 मिलियन यूनिट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करेगी। याद रखिएगा इस सारे पॉइंट के बारे में, ऊर्जा से संबंधित है डियर और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा सोलर एनर्जी से इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोलर एनर्जी एक ऐसा माध्यम है जो हमारे इस पूरे इन्वायरमेंट में प्रदूषण को बढ़ने से रोकती है डियर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है, यह प्रतिवर्ष कितने मीट्रिक टन कार्बन का उत्सर्जन को कम करेगा? तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो कितना कम करने वाला है? 7,04,340 लगभग मीट्रिक टन जो है आपका कार्बन का उत्सर्जन कम करेगी ये प्रणाली जो शुरू हो रही है। उसके अलावा अगला हमारा क्वेश्चन है, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। एक बार जितने भी लोग हैं सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक स्टेटस नहीं लगाया डियर, स्टेटस कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको भी पता होगा, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो गांव में जाने पर एक ही क्वेश्चन उठता होगा, बाबू क्या कर रहे हो? ठीक है, तो स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बन गए कुछ, अगर आप किसी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो गया तो गांव में रुतबा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो एक बार सारे लोग स्टेटस लगा लीजिएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। आइए बढ़ते हैं, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया है डियर? तो ये आयोजन किया गया है
संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में तो हम लोग काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कौन है? एक भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस हैं। टोटल 50 प्रांत हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखिएगा। यूएनओ का मुख्यालय भी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में है, जो संयुक्त राज्य की कैपिटल भी है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा अमेरिका के बारे में। और अलियांस मास्टर्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था फ्रांस में डियर। कहाँ पर? फ्रांस में 29 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन किया गया है, अलियांस मास्टर्स 2022 का। आखिर ये होता क्या है? तो आइए देखते हैं इसके विजेता कौन बने हैं अलियांस मास्टर के। तो इस प्रतियोगिता के जो विजेता बने हैं उनका नाम क्या है डियर? उनका नाम है टोमा जूनियर पोवल। क्या नाम है? टोमा जूनियर पोपोव। ये कहाँ के हैं? तो फ्रांस के हैं, जहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इस आपके गेम में जो उप विजेता बना है वो एक भारतीय है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो गया है। मिथुन मंजुनाथ जो भारत से हैं वो जो है एक प्रकार से उप विजेता बने हैं और इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर हो जाएगा मिथुन मंजुनाथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है CMIE के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम बेरोजगारी दर कहां पर है? कौन से राज्य में है डियर? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सबसे कम बेरोजगारी दर कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। अभी हमने डिस्कस भी किया था कुछ दिन पहले, पूरे ग्राफ के माध्यम से आपको हमने समझाया था सबसे कम बेरोजगारी दर कहां पर है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर कहां पर है, देश की औसत बेरोजगारी दर कहां पर है, वो सारे ग्राफ के माध्यम से हमने समझा था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि सबसे कम बेरोजगारी दर कहां पर है? तो वो है छत्तीसगढ़। समग्र बेरोजगारी दर कितनी है? तो लगभग 7.6% है समग्र बेरोजगारी दर हमारे भारत में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए, सबसे कम की जगह पर अगर ये पूछा जाए डियर कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां पर है, तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला जो राज्य है उसका नाम है हरियाणा। कितना है? तो 26.7% है हरियाणा में बेरोजगारी दर, याद रखिएगा। उसके अलावा अगला हमारा क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2022। कौन सा? इंडियन डेवलपमेंट आउटलुक 2022 मोबिलिंग टैक्सेस फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट है आपका। एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया डियर? तो ये आपका एशियाई विकास बैंक यानी जिसको हम कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? ADB यानी एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ADB की अगर हम बात करें, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक फुल फॉर्म होता है, 1966 में जिसकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा 68 मेंबर हैं जिसमें डियर फिलीपींस के मनीला में इसकी हेड ऑफिस है, याद रखिएगा। फिलीपींस के मनीला में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा ADB से संबंधित, और उसी के द्वारा जारी किया जाता है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ये हमारे वन लाइनर में सेशन को डिस्कस करने का उद्देश्य इतना ही रहता है डियर कि आपका कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट हो, आप लोग कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें गेन कर सकें। हमारा उद्देश्य इतना है क्योंकि आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है डियर, टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर 100 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर, तो ये 100 क्वेश्चन हमारे आपके 30 से 35 मिनट में कंप्लीट होते हैं। कई सारे ऐसे आपके ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जो 1900 क्वेश्चन को आपके 2 से 3 घंटे में ख़त्म करते हैं। वो आपके टाइम को बर्बाद करते हैं। टाइम का महत्व समझिए, और इसीलिए आपके इस पूरे सेशन को हम लोग यहाँ पर द पॉइंटर के नाम से वन लाइनर सेशन में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका टाइम लॉस ना हो, बिकॉज टाइम इज मनी डियर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके अनुसार जो है विकासशील जो आपका रिपोर्ट जारी हुई है आउटलुक रिपोर्ट, इसके अनुसार क्या है, विकासशील एशियाई देशों के वर्ष 2022 तथा 2023 में क्रमशः वृद्धि दर का अनुमान कितना है? तो 2022 की बात करें तो 5.2%, लेकिन 2023 में कितना है अनुमान किया गया? तो 5.3% का अनुमान किया गया है। यहाँ पर एशियाई देशों के वृद्धि दर के बारे में बात की जा रही है, किसी विशेष देश के वृद्धि दर के बारे में बात नहीं हो रही है डियर।
और इसमें वर्ष 2022 तथा 2023 में अगर हम किसी भारत देश की, मतलब यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो है हमारा इंडिया, और इंडिया की अगर वृद्धि दर की बात करें तो 2022 में 7.5% का अनुमान है और 2023 में 8% का अनुमान लगाया गया है एडीबी के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस राज्य सरकार ने शुरुआत किया है, कौन से राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसको तो हम यहाँ पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डियर। मध्य प्रदेश यानी मामा जी की सरकार जहाँ पर है, शिवराज सिंह चौहान, उन्हीं के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। इस योजना के तहत कितने रुपए तक की ऋण की गारंटी दी गई है? तो 1 लाख रुपए की, ठीक है। 1 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक की जो है गारंटी दी गई है ऋण देने की इस उद्यम योजना के तहत, क्योंकि इसके माध्यम से एक प्रकार से रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके माध्यम से एक प्रकार से जो आपके लोग हैं जिनके अंदर स्टार्टअप करने की क्षमता है उनको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा इस योजना के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि खेल दिवस आखिर हम लोग मनाते कब हैं? अगर हम नॉर्मली बात करें तो खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे देश में कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट में आंसर छाप दीजिएगा। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? 6 अप्रैल। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है डियर। और आपका जो क्वेश्चन हमने पूछा है आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन कब किया जाता है? सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर आना चाहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम क्या रखी गई है? जो आपका अभी दिवस हम लोग मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, उसकी थीम क्या है डियर? तो इसका थीम है सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल। क्या है? सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशंस ऑफ सपोर्ट। इसका थीम रखा गया है इस बार 2022 में। नेक्स्ट हमारा जो दिवस है उसका नाम है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस डियर। और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते कब हैं? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका इस बार का थीम क्या है? इसका थीम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है। वो 2-3 सालों में हम लोगों ने देख लिया है जिस तरह से इन 2-3 वर्षों में करोड़ों लोग मरे हैं पूरे दुनिया में, करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई है पूरे वर्ल्ड में डियर। ये दिखाता है कि स्वास्थ्य कितना जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी थीम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, यानी आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, इसका थीम है। नेक्स्ट हमारा है सरहुल त्योहार। किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सरहुल जो त्योहार है डियर, ये झारखंड का त्योहार है, याद रखिएगा, झारखंड का। और यह त्योहार राज्य की कौन सी जनजाति मनाती है? तो इसे उरांव तथा मुंडा और हो जनजाति के द्वारा, उरांव, मुंडा तथा हो जनजाति के द्वारा इसको झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें सरहुल का अर्थ क्या होता है? तो सरहुल का अर्थ होता है एक प्रकार से साल के वृक्ष की पूजा करना डियर। क्या होता है? साल के वृक्ष की पूजा की जाती है, झारखंड में इसका आयोजन किया जाता है। इस त्यौहार को झारखंड के उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति और आपके हो जनजाति के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है इस त्यौहार को। नेक्स्ट हमारा है खंजर 2022। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है खंजर। खंजर युद्धाभ्यास काफी इंपॉर्टेंट है डियर। कई सारे हमने आपके युद्धाभ्यास डिस्कस किया है। वरुण युद्धाभ्यास आपके भारत और फ्रांस के बीच में, धर्म गार्जियन, जाइमेक्स युद्धाभ्यास, जापाड युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में, मालाबार युद्धाभ्यास भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में, इंदिरा युद्धाभ्यास भारत और यहाँ पर रशिया के बीच में। ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में सेशल्स के साथ में लामीतीय युद्धाभ्यास, लेकिन ये है आपका खंजर युद्धाभ्यास, नाम से ही खतरनाक है। और इस संयुक्त विशेष बल अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका जो संयुक्त आपके खंजर युद्धाभ्यास का आयोजन जो है ये किया गया है एक प्रकार से अरब सागर में। यहाँ पर क्वेश्चन गायब हो गया डियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर है? कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर है डियर? तो उसका नाम क्या है? मैसाचुसेट्स
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपकी यूएसए में है, कहाँ पर, अमेरिका में है, जो नंबर 1 पर है। इसके पहले हमने रिपोर्ट पढ़ा था, इसके पहले वाली रिपोर्ट में आईआईटी जो मद्रास है वो सबसे टॉप पर था, याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास। लेकिन ये आपका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर कौन है, तो यूएसए की आपकी ये इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स, उसका नाम है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर ये इंस्टीट्यूट आपका। अगला हमारा है सूची में शामिल शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है, तो इस बार जो है इस संस्थान का नाम है बॉम्बे। इसके पहले कौन था, तो आईआईटी मद्रास। कौन सा डियर, आईआईटी जो मद्रास था इसके पहले था, याद रखिएगा, जो अभी हमने आपको बताया। इस बार कौन है, तो बॉम्बे है। कौन से स्थान पर है, तो 65वें स्थान पर है पूरे वर्ल्ड में। इसकी रैंकिंग कौन सी है, तो 65 है। उसके अलावा आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग क्या है, तो ये 72वीं रैंकिंग है, याद रखिएगा, 72वीं रैंकिंग है आईआईटी दिल्ली की, 65 रैंकिंग है आईआईटी बॉम्बे की। उसके अलावा ये आपके दोनों पॉइंट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और यूएसए का जो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है वो सबसे टॉप पर है। नेक्स्ट हमारा है किसके द्वारा वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, किस व्यक्ति के द्वारा, तो वायुसेना कमांडरों का उद्घाटन वायुसेना के एक प्रकार से जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्हीं के द्वारा किया जाएगा डियर। तो उनका नाम क्या है, राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, उद्घाटन किया गया है वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का। 3 कमांड होते हैं, 3 आपके सेना के कोर होते हैं डियर, एयरफोर्स, नेवी और हमारी आर्मी। लेकिन उन तीनों में से जो आपका वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन है ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट हमारा है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है डियर नई दिल्ली में। कहाँ पर, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। और इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने बैंक के भीतर डिजिटल बैंक, नाम क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, बैंक के भीतर डिजिटल बैंक यानी तिजोरी के अंदर तिजोरी, ठीक है, बैंक के भीतर डिजिटल बैंक के निर्माण की घोषणा की है। किस बैंक ने बैंक के भीतर डिजिटल बैंक के निर्माण की घोषणा की है डियर, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, याद रखिएगा। और इस नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से किस देश को निलंबित कर दिया गया है, तो इस समय तो पूरी दुनिया की दुश्मन एक ही देश है, उसका नाम क्या है डियर, उसका नाम है रशिया। क्या नाम है, पूरे दुनिया की नज़र इस समय एक ही देश पर जिसका नाम है रूस। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा अगर हम देश यहाँ पर बात करें एरिया के मामले में पहले नंबर पर कौन है, तो वो है रशिया। रशिया की कैपिटल क्या है डियर, तो उसकी कैपिटल है मॉस्को। और यहीं की नदी है मॉस्कोवा, जो भी आपको हमने बताया था, ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्कोवा नदी को मिलाकर बनाई गई है ब्रह्मोस मिसाइल। उसके अलावा रशिया के जो हेड हैं उन्हीं का नाम है व्लादिमीर पुतिन। और ये वही देश है जिसने इस समय यूक्रेन पर चढ़ाई करके रखी हुई है, याद रखिएगा, यूक्रेन पर चढ़ाई का मतलब है नाटो देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा। और अभी तक कोई नाटो देश उसके सामने आया नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है डियर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। किसके मुख्यालय की बात की जा रही है, तो ये जो मानवाधिकार परिषद है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसी के मुख्यालय की बात हो रही है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और नेक्स्ट हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक की वित्तीय स्थिति में गिरावट के कारण 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। तो 6 महीने का जो प्रतिबंध लगाया गया है डियर, ये किस बैंक के ऊपर लगाया गया है, सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक समिति इसका नाम है, जिसका जो है इस किसके द्वारा लगाया गया है, तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमने आपको हर बार यही बताया है कि भारत में मौद्रिक नीतियों का संचालन, उसको नियंत्रण का जो कार्य है वो कौन करता है, तो वो आरबीआई करता है, ठीक है, जिसके इस समय गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, जिसकी स्थापना 1926 के यंग कमीशन 1934 के अधिनियम के आधार पर 1935 में किया गया था, जिसके पहले गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ को बनाया गया था, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। और भारत और पाकिस्तान के बैंक के रूप में कार्य करने वाला एकमात्र बैंक कौन सा था, तो ये वो आरबीआई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है इस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है एक्सिस बैंक ने आंशिक गारंटी कार्यक्रम के तहत किसके साथ जो है आंशिक गारंटी सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किया है,
तो ये किसके साथ किया गया है डियर? एशियाई विकास बैंक। किसके साथ? ADB, जो अभी हमने आपको डिस्कस किया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, जिसमें टोटल 68 मेंबर हैं। ये अभी हमने डिस्कस किया था। ये वही बैंक है जिसकी हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस की जो कैपिटल है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके साथ अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने समझौता किया है। नेक्स्ट हमारा इसी में पॉइंट है कि इसके तहत कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया गया है? तो टोटल 150 मिलियन डॉलर का समझौता इसके तहत किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग डिजिटल, जिसका नाम क्या है डियर? इसका नाम है CXM, यहाँ पर SME पेमेंट्स 2022 अवार्ड। यहाँ पर इसका नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग डिजिटल SME पेमेंट 2022 का जो अवार्ड है, ये किसको दिया गया, किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है इंडस मर्चेंट्स सॉल्यूशंस ऐप को। इंडस जो है एक प्रकार से जो इंडसइंड बैंक है, उसी का एक प्रकार का ऐप है डियर। यानी ये ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस बैंक के द्वारा? तो इंडसइंड बैंक जो है इसी का ऐप है, जिसका नाम है इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप, और इसी को दिया गया है आउटस्टैंडिंग डिजिटल SME 2022 का जो यहाँ पर पेमेंट अवार्ड है। अगला हमारा है टाटा ग्रुप ने किस नाम से भारत का प्रथम सुपर ऐप लॉन्च किया है? सुपर ऐप का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे सुपरमैन आप लोगों ने मूवी देखी होगी, यानी सब काम एक ही व्यक्ति कर रहा था, सुपरमैन। उसी तरह से टाटा के द्वारा, किसके द्वारा डियर? तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से टाटा ने प्रयास किया है कि हर वो चीज़ें जो व्यक्ति अपने मोबाइल में ढूंढता है वो उस ऐप में उपलब्ध हो। सारी चीज़ों को एक ही ऐप में लाने की प्रयास की गई है टाटा के द्वारा, जिसका नाम है न्यू ऐप। क्या नाम है डियर? इसका नाम है न्यू, याद रखिएगा, टाटा न्यू। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो टाटा ग्रुप के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस ऐप का विकास किसने किया? तो टाटा डिजिटल ने किया है, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है महाराष्ट्र में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। कौन सा? महाराष्ट्र में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके पार्क कई तरह से बनाए जाते हैं। जो आपका इलेक्ट्रिकल पार्क होता है, इंजीनियरिंग पार्क होते हैं, कई सारे अलग अलग उद्यमों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग पार्कों का निर्माण किया जाता है। तो ये आपका अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क स्थापित करने हेतु एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी तथा NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी NTPC कार्यरत हैं? तो याद रखिएगा, टोटल 6 NTPC हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। और इसके तहत राज्य में कितने मेगावाट हरित ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पॉइंट है। तो इसके तहत डियर याद रखिएगा 2500 मेगावाट, कितना? 2500 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान में परिवर्तित करने हेतु किसके साथ में MOU यानी आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? कई सारे लोगों को ये भी नहीं क्लियर होता, MOU कई जगह पर लिखा रहता है। आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है डियर? इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस पर समझौता किया गया है जिसके द्वारा तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच में। HAL के बारे में तो आपको हमने कई बार बताया है कि भारत या आप कहें पूरे विश्व की सबसे पुरानी जो है एक प्रकार से विमानन एजेंसी है HAL, जिसका स्थापना 1940 में किया गया था। इसी का राष्ट्रीयकरण 1962 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में डियर। कहाँ पर? बेंगलुरु में है, याद रखिएगा सारे पॉइंट। और इसका जो है एक प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश में 3 केंद्र हैं, कानपुर में, लखनऊ में और HAL कोरबा अमेठी में है। नेक्स्ट हमारा है इसके तहत इस्तेमाल किया जाने वाला यात्री विमान कौन सा है? तो इसके तहत जो यात्री विमान यूज किया जाता है डियर, उसका नाम है बोइंग 767। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमें डिस्कस करना था। लगभग 100 से ज़्यादा पॉइंट को डियर हम लोगों ने इस सेशन में डिस्कस किया है, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। होप सो आप सारे लोग सारे पॉइंट को आप आसानी से समझ चुके होंगे, आपका रिवीजन भी हुआ होगा। और जितने भी लोग हैं, आप हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक घटना चक्र का ऐप
डाउनलोड नहीं किया है ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी जानकारियाँ, सारे वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।